बहुत खुशी हो रही है इस मदरसे को आकर। और अभी मेरे को मालूम पड़ा आउटसाइड की ये मदरसे की ज़ाती बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बात है। तो अक्सर जो है मदरसे ऐसे ऐसे जगह रहते हैं, बस चलाने के लिए रहते हैं, एंड दिखने को अच्छी हाई क्वालिटी मेंटेनेंस। एंड आई थिंक सबसे बड़ा नुकसान जो दीन को हुआ वो ये हुआ कि अपने कौम का जो क्रीम था, अपने कौम का जो क्लासिक इन्वेस्टमेंट्स थे, वो पूरे जो है मॉडर्न एजुकेशन के तरफ होते गए। और जो अपने सोसाइटी का एकदम ही जो है, जो लोग उसको अचीव नहीं कर सकते, मॉडर्न एजुकेशन में जा नहीं सकते, बड़े बड़े कॉलेजेस को जा नहीं सकते, मजबूरन तौर पर मदरसे को आते हैं। एंड ये मजबूरी का एक कारण ये भी है कि मदरसे को जाना चाहते नहीं क्योंकि बिल्डिंग अच्छी नहीं है, अंदर गए तो बैठने की जगह अच्छे नहीं है। आज मदरसा रहता है, 3 दिन के बाद मालूम होता है कि ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया, 3 साल के मालूम होता चंदा लेके कोई भाग गए, मदरसा बंद हो गया। ये हालात है, प्रैक्टिकल है। सॉरी, शायद ये उन्वान नहीं है या जगह नहीं है बोलने की, पता नहीं, कि ये मदरसे का फैक्ट्स है। एंड मैं कई मदरसे देखा हूँ और इंडिया के पुराने पुराने मदरसों से ज़्यादा हसीन ये मदरसा लग रहा है क्योंकि इसकी ज़ाती बिल्डिंग है। ज़ाती होना आपको कई चीज़ों से जो है इंडिपेंडेंट कर देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई होप टीचिंग वगैरह भी हो रही है, वो सब इन्फॉर्मेशन नहीं लिया, मैं सीधा आ गया हूँ जी। दुनिया भी पढ़े। तो ये जो दीन का इल्म है, हकीकत में यही सब कुछ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दिखने को हम लोग दिखते हैं कि ये डॉक्टर है, एडवोकेट है, लेकिन इन लोग की वैल्यू कुछ भी नहीं है। असल में आप लोग हैं जो अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, उसका मतलब समझ रहे हैं, उसका जो है इल्म नुकात पढ़ रहे हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं। असल इल्म तो यही है। ये जो हम पढ़े शायद ये इल्म नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। साइंस क्या है? एक्सपीरियंस है, बदलते रहता है। कोविड का दौर देखे, बोले कि ये दवा काम कर रही है, 1 महीने के बाद बोले बेकार दवा, ये दवा काम कर रही है। फिर 2 महीने के आगे बोले कि बेकार दवा, ये दवा काम कर रही है। 3 महीने के आगे बोले कि बेकार दवा, ये दवा काम कर रही है। जो कुछ दुनियावी उलूम है ये असल में तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, इनफरादी एक्सपीरियंस है। 100% कोई चीज़ ही नहीं है, लेकिन इल्म वो है जो कुरान शरीफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम मजीद में कि 100% सर्टिफाइड है। और अल्लाह ताला कुरान में आने वाला जो महीना है रमज़ान का है, रमज़ान किडनी हेल्थ और जो है इससे कैसा जो है हम फ़ायदा उठा सकें, ये इसके ऊपर बात करना है। तो आई थिंक ये रेलेवेंट है कि रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोज़ा फ़र्ज़ किया है। रोज़ा रहना मैंडेटरी है। आप लोग तो छोटे दिख रहे, रोज़ा फ़र्ज़ है या नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी डे 1 से रोज़ा रहते हैं। तो रोज़ा जो है ईमान की कैफियत का नाम है, जिसके अंदर जितना अच्छा या जितना पुख्ता ईमान है उतना आसान रोज़ा रहना बन जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो रोज़ा छोड़ देते हैं छोटे छोटे उज़ुर के ऊपर और डॉक्टर साहब पे ढकल देते हैं, डॉक्टर साहब तबीयत ख़राब है, मुश्किल है रहना। तो ये पॉइंट्स को भी अपन डिस्कस करेंगे कि कैसा हर कोई रोज़ा रह सकता है। आई थिंक एक फ़र्ज़ हम अल्लाह ताला चुपके तो नहीं रखा होगा ना, हर कोई रोज़ा रह सकता है। और मैं एक बार एक अल्लाह वाले खिदमत में हाजिर हुआ और पूछा कि ये इबादत करना, ये रोज़ा रहना, ये हज, ये ज़कात, ये जिहाद और जो है अल्लाह के रास्ते में जो है मेहनत करना इतने मुश्किल अमाल है कि कैसा करना ये हमारे कैपेसिटी में नहीं है। और लोग अक्सर बोलते हैं कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि जो है अल्लाह ताला आपके ऊपर इतना बोझ डालेगा नहीं जितना बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये इतना बड़ा अमल है रोज़ा, हम कैसा जो है इसको रखना, ख़ास तौर से एक ज़ईफ़ आदमी कैसा रखना, एक जवान आदमी कैसा रखना, एक बीमार आदमी शुगर के साथ कैसा रखना, एक डायलिसिस पेशेंट कैसा रखना, एक बीपी का पेशेंट है उन्हें कैसा रखना। तो अल्लाह वाले बोले कि बेटा ये आयत ही तो असल राज है कि ला युकल्लिफुल्लाहु इल्ला नफ्सन वुसअहा, कि तुम जो है 10 करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला 70 करने वाले हैं उसको। तुम्हारे कब्ज़े खुदरत में जितना है उतना करो, कि उसके बाद अल्लाह की खुदरत तुम्हारे साथ देगी, मदद करेगी। तो अमल करने का इंसान पहले अंदर पुख्ता इरादा रहना, नीयत रहना, ईमान की कैफियत रहना, तो फिर जो है डे 1 से पीराने पीर रोज़ा रह रहे हैं, तो पूरा महीना हो गया रोज़ा रह रहे हैं। तो रोज़ा गर्मियों में रहना उतना ईजी नहीं रहता, क्योंकि रोज़े में सबसे डिफिकल्ट चीज़ है प्यास। प्यास लगती, पानी पीना दिल बोलता, बगैर खाए इंसान साइंटिफिकली प्रूवन है 28 डेज से लेके
45 डेज तक जिंदा रह सकता है, जितना डाटा मिला है, शायद ज़्यादा भी रहते होंगे लोग, पता नहीं, लेकिन आमतौर पे 1 महीना इंसान बगैर खाए रह सकता है, मरता नहीं है। लेकिन अगर उसको पानी नहीं मिला, बिल्कुल उन्हें विदाउट एनी वाटर है, तो 7 डेज में इंसान की मौत हो जाती है। तो पानी उतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपने बॉडी का ऑयल है। जिस तरीके से इंजन है, कार है, उसमें ऑयल रहता, उसी तरह जो है अपने बॉडी का ऑयल भी जो है पानी है। जितना पानी रहेगा बॉडी में, इतना अपना ब्रेन भी फंक्शन करता है, इतने अपने जॉइंट्स भी काम करते हैं, इतना अपना मेटाबॉलिज्म होता है। तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। और रोज़ा सिर्फ ये इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद रोज़े में जो है पानी भी बैन किया गया है, वरना पहले पानी अलाउड था उनके सुना। सही है क्या? बोले मेरे को कोई, और बोले कि पहले का रोज़ा ऐसा था कि बात भी नहीं करना है, बात भी बैन थी बोल के, ऐसा कुछ है क्या? अरे सुना मैंने, किसी को मालूम है? कौन है उलमा, कौन है भैया के? कौन है? रोज़ा बोले तो बात नहीं करना था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले, लेकिन पानी पीना अलाउड था कहते। और रोज़ा पहले 2-3 दिन का रहता था कहते, डिफिकल्ट था, इट सीम्स बगैर सहर के रोज़ा रहता था, 24 आवर्स का रोज़ा रहता था, तो पानी पीना अलाउड था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉरी मैडम रहमतुल लिल आलमीन है, आसानी हो गई कि बोले कि 12 घंटे 15 घंटे 8 घंटे का रोज़ा है, लेकिन इसमें पानी पीना बैन है, लेकिन जिक्रुल्लाह करने के लिए मुंह खोलना जायज़ है, बात करना ज़रूरी है। तो आम तौर पे रोज़ा रहने के लिए वाटर कंटेंट बॉडी में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपने बॉडी में वाटर कंटेंट नहीं है तो देन अपन लोग जो है डिहाइड्रेट हो जाते हैं। डिहाइड्रेट यानी बॉडी में पानी की जो मिक़दार रहना चाहिए कम हो जाती है। बॉडी में पानी कम हो गया तो मुख्तलिफ किस्म के जो है प्रॉब्लम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल खून गाढ़ा हो जाता है, डिहाइड्रेट हो गए खून गाढ़ा हो जाता है, बॉडी के एजेस तक पहुँचता नहीं, क्रैम्प्स आते हैं, दिमाग के हर हिस्से तक पहुँचता नहीं, चक्कर आती, आँख के हर हिस्से तक पहुँचता नहीं, अंधेरी आती, बीपी लो हो जाता। एंड अगर डिहाइड्रेशन हो गया, ख़ास तौर से किडनीज़ के एंगल से, क्योंकि किडनीज़ जो है पानी में कैल्शियम भी मिलाते हैं, पानी में यूरिक एसिड भी मिलाते हैं, पानी में जो है नमक सोडियम भी मिलाते और निकालते हैं यूरिन की शक्ल से। लेकिन अगर पानी कम हो गया तो ये डिज़ोल्व नहीं हो सकता, ये किडनी में जम जाता है, किडनी स्टोन्स बन जाते हैं। और अगर किसी को स्टोन्स है तो और बड़े हो जाते हैं, किसी को बड़ा स्टोन है तो आके कहीं अटक जाता। तो ये सिनेरियोज रहते हैं। तो आमतौर पे रोज़ा रहने के लिए वाटर कंटेंट अपने बॉडी में कम से कम इतना रहना कि अपना यूरिन जो है वाइट कलर का आना, ये बेसिक डेफिनेशन है। पानी कितना पीना लोग सवाल पूछते हैं, उसका आंसर ये है पानी इतना पीना कि आपका यूरिन वाइट कलर का रहना। शायद मेरे लिए 5 लीटर है और वो छोटी बच्ची के लिए 1.5 लीटर ही है, और शायद किसी और के लिए 3 लीटर है। इट में चेंज, सीजन के हिसाब से इट में चेंज, बॉडी के साइज के हिसाब से इट में चेंज, जेंडर के हिसाब से इट में चेंज। तो यूरिन को वाइट कलर का रखना, पानी रखना है। अगर अपन पानी ज़्यादा पी लिए एक ही टाइम पे, सपोज शहरी में उठ गए अपन लोग, जब जो है हालाल में जो है कार्ड्स छाप रहे थे हम लोग, तो 5:10 5:11 को शहरी का टाइम ख़त्म हो रहा है। एंड अगर हम लोग 4 बजे उठ गए, उठते कि सीधा 1 लीटर 2 लीटर ऐसा पी लिए हैं, तो एक ही काम होने वाला है, फजर की नमाज में रुकू होते कि पूरा सामने निकल जाने वाला है, वॉमिटिंग की शक्ल में। ये प्रैक्टिकल है सब, कई मस्जिदों में हुआ सो, इफ्तार के बाद हुआ सो, एक्चुअली इफ्तार यहाँ तक खा लेते हैं। तो ये पानी एक ही टाइम पे इतना ज़्यादा पीना अब नॉर्मल है। आपके स्टमक की कैपेसिटी 750 ml रहती है या 800 ml रहती है, इतना ही पानी पी सकते हैं एक ही टाइम पे। ज़्यादा पानी पिएंगे तो वो स्टमक के आगे भी चले जाता, ऊपर भी उठना शुरू हो जाता। इट कैन कॉज ब्लोटिंग, गैसेस का प्रॉब्लम, मतली होना, सीना जलना, और झुके करे तो निकल ही जाता। एंड इम्पॉर्टेंट ये है कि पानी का टेम्परेचर नॉर्मल रहना। अक्सर ये सवाल आता ठंडा पानी पीना या गर्म पानी पीना। अरे भाई नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीना भाई। क्यों? ठंडा पानी पिएंगे तो वो स्टमक में ही रहता। आप कभी ठंडा पानी एक 2 ग्लास पी के देखो, ऐसा हिले तो कट 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 आवाज़ आती है, पानी पेट में रहता, जज भी नहीं होता, 1 घंटे तक नहीं होता उन्हें, बॉडी उसको हीट करते रहती, हीट करके 37 डिग्रीज पे लेके आके उसके बाद में ही ब्लड में जाता है। अपने बॉडी का टेम्परेचर 37 है। ठंडा अलाउ नहीं करता, ठंडा डॉक्टर साहब लगा देते, सीधा सलाइन, एकदम कोल्ड हीट स्ट्रोक में आ गया पेशेंट, ठंडा सलाइन डाल देने हैं। लेकिन बॉडी ऐसा नहीं करती, बॉडी को वाटर को हीट करना पड़ता, 37 डिग्रीज में लेके आना पड़ता, उसके बाद में ही खून के अंदर आता है।
इसी तरह अगर आप गर्म पानी पी लिए 45-50 डिग्रीज, बॉडी फिर अंदर नहीं लेती उसको, स्टमक में ही रहता हो, अगेन वो जो है पेट में बॉडी ठंडा करती है उसको, ठंडा करके फिर अब्जॉर्ब करती है उसको। ये दोनों सूरतों में अबनॉर्मलिटीज क्रिएट होते हैं। रेगुलर ठंडा पानी पीने से भी पेट में अल्सर्स होते हैं, रेगुलर गर्म पानी पीने से भी पेट में अल्सर्स होते हैं। और अगर ना आपको आदत इसकी है ना आदत उसकी है, रमजान में नए कामा करने बैठेंगे तो ना रोजे के रहेंगे ना पानी के रहेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि अपन नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीना, जो रूम टेम्परेचर का रहता, रफली 24-30 डिग्रीज का रहता, जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता। जल्दी अब्जॉर्ब हो गया, खून में आ गया तो यूरिन आ जाता, 6 घंटे में अगेन आप नॉर्मल हो जाते और आने वाले 6 घंटे में डिहाइड्रेट हो सकते हैं। इससे बचने के लिए इंपॉर्टेंट है कि अपन फ्रूट्स का इस्तेमाल करना। फ्रूट्स अल्लाह ताला का वो नेमतें हैं, वो ख़जाना है कि इसमें पानी भी रहता, मिनरल्स भी रहते हैं, वाइटामिन भी रहते हैं, फाइबर भी रहता, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, पाइल्स का प्रॉब्लम फ्रूट से सॉल्व हो जाता, अच्छे अच्छे वाइटामिन मिलते हैं, मुंह के छाले सॉल्व हो जाते हैं, आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन में ग्लो आ जाता, बाल सिल्की हो जाते हैं और आप हेल्दी फील करते हैं। एंड वो पानी इजी छोड़ते नहीं, वो लोग टाइम लेते हैं, 6 to 8 आवर्स में डाइजेस्ट होते रहते। जब तक आपका बॉडी का पानी कम होना शुरू होता, वो टाइम पे फ्रूट्स जो है पानी रिलीज करते रहते हैं। रमज़ान शरीफ के समर में आ रहा तो अल्लाह ताला मेरे भी कैसा देता, समर में फुल पानी भरे हुए, जैसा कि वाटरमेलन है, ग्रेप्स है, ये समर के फ्रूट्स है, लॉट ऑफ वाटर, तो ये इम्यूनिटी रिलीज नहीं करते। इसके साथ साथ जो है अपना जो कल्चर है वो भी जो है अल्लाह वाले कल्चर बनाए सो है, बहुत साइंटिफिक रिसर्च करे हुए लोग, वो लोग हाईएस्ट लेवल पे रहते हैं। तो लोग बोले कि जो है समर में बालंगा को पानी में डुबा के पीना, वो सीड्स भी इजीली पानी रिलीज नहीं करते, वो 6-8 घंटे के बाद ही उन्हें ज़रा पानी छोड़ता है उन्हें बॉडी में, तो डिहाइड्रेशन से बच जाते हैं। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ज़्यादा पानी पीना, एंड एटलीस्ट जो है 3 लीटर पानी पीना रात में, इफ्तार से लेके सहरी तक। इफ्तार हो गई, राइट अवे जो है भजियों के ऊपर जो है अटैक, और जो है समोसों के ऊपर पूरा ऑयली फूड, ये पूरा तेल डालने के बाद जब पानी पीते हैं आप, पानी तो पहले पी सकते नहीं क्योंकि तेल रहता है पूरा, और तेल के साथ पानी डालें तो तेल ऊपर आ जाता, आजमा के देख लो आप लोगों, पानी के ऊपर तेल डालो ऊपर तीरता हो, तेल ऊपर तीरता। तो जैसा आप जो है ऑयली फूड खाएंगे, पानी डालेंगे, जैसा मिक्स होएगा ऑयल ऊपर आ जाता है, देन एसिडिटी, गैसेस का प्रॉब्लम, सीना जल रहा मेरा, कैसा कैसा की हो रहा मेरा, बल्कि फिर इमरजेंसी को पाके जाना पड़ता है डॉक्टर साहब के पास, फिर उन्होंने जो है कुछ इंजेक्शन है वो देके मैनेज करते हैं। तो ये डिफिकल्ट थिंग है, प्रॉब्लम तो अपन कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि हर मर्ज की दवा है दे दो, ये क्या करेंगे अपन, मुश्किल है। तो एक तरफ से पॉइजन भी डालेंगे, एक तरफ से जो है दवा भी डालेंगे, गलत है। तो इफ्तार के टाइम पे आई थिंक ऑयली फूड को तो बैन लगाना चाहिए, वो अवॉइड करना चाहिए। नॉर्मल डेज में नहीं खाते था तेल अपन लोग, लेकिन रमज़ान का इफ्तार बोले तो तेल भरा रहता, वो कहाँ से आया वो पता नहीं, लेकिन कल्चर पुराना नहीं है, वो हलाल का ही है कि जो है फ्राई करना है तेल में, जो है एकदम डीप फ्राई। लेकिन जो असल कल्चर है वो सुन्नत पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि रोज़ा खोलना है तो खजूर के साथ खोलना है, क्योंकि नॉट ओनली वाटर, आपके बॉडी में ग्लूकोज भी कम होते रहता है, एंड खजूर के इस्तेमाल से ग्लूकोज रिप्लेनिश होता, हाइपोग्लाइसीमिया जिसको शुगर रहती उनका शुगर डाउन होते रहता, उनको फ़ायदा होता, नॉर्मल आदमी जो वीक होते रहता उसको फ़ायदा होता। या फिर जो है रोज़ा खोलना है तो पानी से खोलना है, क्योंकि आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं, आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए वाटर इज़ द बेस्ट सोर्स। तो वाटर, फ्रूट्स का इस्तेमाल, एंड इफ्तार बिल्कुल लाइट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नमाज पढ़ना है, नमाज के बाद कुछ खाना खा सकते हैं, नॉर्मल दिनों में जो खाते वही खाए तो अच्छा रहता। आया रमज़ान का महीना, पिस्ता हाउस की हलीम, चाव हाउस की वहाँ ज़बरदस्त हलीम मिल रही, पूरा महीना जो है इधर की हलीम उधर की हलीम, घर में बना रहे हलीम और जो है हॉस्पिटल्स हद से ज़्यादा रमज़ान में फुल हो जाते, ख़ास तौर से हमारे पास तो किडनी हॉस्पिटल तो ज़्यादा फुल हो जाता है, क्योंकि रमज़ान में ऐसी स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स, डिहाइड्रेशन, पहले से किडनी कमज़ोर रहती, किसी की एकदम ही शट डाउन हो जाती, यूरिन बंद हो जाता, हॉस्पिटल का फिर हम लोग ग्लूकोज ये वो चढ़ा के करके भेजना पड़ता है। तो इससे बचना है तो पानी ज़्यादा पीना, इफ्तार में 1 या 2 गिलास या 3 गिलास पानी पी सकते हैं, मतलब 1 लीटर के अंदर पीना है आपको पानी। 700-800 ml क्रॉस कर दिए मतलब हाई रिस्क में आ जा रहे हैं आप, 1 घंटे में उतना ही पी सकते हैं, उसके बाद सेकेंड आवर में आप जा सकते हैं। तरावी में भी पानी पीने का एहतमाम करना इंपॉर्टेंट है। तरावी 20 रकात की रहती, 4 रकात का वक्फा रहता, उसके बाद 1 गिलास पानी तक पी सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि जो है
तरावी कितनी लंबी है या क्या है, बीच में आपको टॉयलेट जाना पड़ता हो मैं नहीं जाता, वो उसको लुकआउट कर लेना। लेकिन हर 4 रकात में आई थिंक एक 200 ml पानी या 1 गिलास पानी पिएंगे तो इंशाल्लाह ताला इस हिसाब से 20 रकात हुए तक आपका 1 लीटर का वाटर इंटेक आ जाएगा आपकी बॉडी में ईजिली विदाउट एनी एफर्ट। इफ्तार में 1 लीटर, तरावी में 1 लीटर, एंड डेफिनेटली जो है सहरी में भी जो है ज़रा ताजुद को उठना इंपॉर्टेंट है। अब सीधा सहरी को उठ रहे, फजर को भी नहीं दिख रहे, ताजुद को तो अपन तस्वर ही नहीं है, ये हालत है अपने कौम की। तो लेकिन खाना तो नहीं छोड़ना है एंड तो आई थिंक ताजुद को उठना इंपॉर्टेंट है। ताजुद को उठ के 500 ml पीना, नमाज पढ़ना, उसके बाद में अगेन इफ्तार में जितना हो सके उतना अलग से 500 ml पिएंगे तो 3 लीटर इजीली कवर हो जाते हैं। और अगर किसी को किडनी स्टोन है तो उन्हें सोने से पहले भी ज़रा पी के सोना। एक अल्लाह वाले लिखे किताब में शाह मुहद्दिस फ़ख्र देहलवी उन्होंने लिखे कि अगर आपको ताजुद में उठना है सोने से पहले 1 लीटर पानी पी के सोना होगा, कि मजबूरन उठना पड़ता पेशाब के वास्ते। अब ये भी प्रॉब्लम है आजकल के लोग, अब ताजुद को कहाँ उठना, पेशाब कहाँ करना, बेड के बाजू पैन में करके सो जाते। तो पानी पीने का ये एहतमाम आई थिंक ये टेक्निक है, हर कोई इसको समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं कि इफ्तार में 500 ml, नमाज मगरिब की, उसके बाद जो है खाना, उसके साथ 500 ml, और पानी पीना भी खाना खाने से पहले बोले कि शिफा है, खाने के दौरान बोले कि जो है कई चीज़ों से जो है उसको फ़ायदा होता, लेकिन खाना खाने के बाद पीना जो है वबा है बोल के बोले तो उसे नुकसान होता बोले कई पहले हकीम साहब लिखे। आई थिंक खाना खाने के आधे घंटे के बाद पानी पीना बेटर है, क्योंकि शायद यही बात है कि जो खाना खा लिया, ऑयली फूड है, ये है वो है, पानी पिए उन्हें उठ के आ जा रहा है, ऊपर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो खाना खाने से पहले पानी पीना शिफा है, खाने के दौरान पीना दवा है, और खाने के बाद पीना वबा है। तो पानी का एहतमाम देख समझ के करना इंपॉर्टेंट है। एंड तरावी में हर 4 रकात का 1 गिलास, सहरी में ताजुद में उठ के 500 ml, सहरी में 500 ml, 3 लीटर कवर हो जाते हैं। किसी को किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है तो सोने से पहले भी उन्हें आधा लीटर पिया तो 4 लीटर कवर हो जाते हैं। 4 लीटर्स पानी पिएंगे इंशाल्लाह ताला किडनी हेल्दी रहेंगे, हर बीमारी से परेशानियों से आप सेफ रहेंगे। सेकेंड है डाइट। पानी के बाद डाइट है जो खाते हैं अपन लोग, उसके ऊपर अभी जिक्र करें, लेकिन इन शॉर्ट खाना भी हेल्दी चाहिए अपने को। खाना ऐसा नहीं खाना है अपने को कि आपको इबादत कर ही नहीं सकते अपन लोग। अब कितने बार आपके तस्वर में होगा, लेकिन प्रैक्टिकल देखे होंगे आप लोग कि इतना खा लेते हैं अब नमाज का ही गुंजाइश नहीं है। इफ्तार इतनी हैवी हो गई कि मगरिब का जो है तस्वर नहीं है, और फिर जो है उसके बाद राउंड 2 इतना हैवी हो जाता, ईशा क्या है मालूम नहीं रहती, वो हजम हुए तक सहरी का टाइम आ जाता, फजर भी गोल, ईशा भी गोल, जोहर तो नींद में चले जाती, असर ब्रश करने में चले जाती, इफ्तार की तैयारी में निकल जाता ना। ठीक, तो ऐसा डे रहेगा तो रमज़ान करामत नहीं रहेगा, बिल्कुल जो है आफत का महीना बन जाएगा अपने वास्ते। इसके वास्ते बहुत केयरफुल रहना है कि डाइट हेल्दी रहना, जो आपको हेल्थ दे। हर आदमी का अलग रहता, लेकिन इन जनरल डाइट जिसमें ऑयल कम है और जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम है वो हेल्दी रहता। फॉर एग्जांपल जो है फ्रूट्स अपन अभी जिक्र करें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, इट टेक्स टाइम टू गेट डाइजेस्टेड, हेल्दी रहता। एंड हलीम भी किसी हद तक हेल्दी है, बट ऑयल ज़रा कम रहा तो अच्छा रहता। उसके ऊपर वो शीरा डाल के डबल, और जो है कई किस्म से मिलते हैं हलीम आजकल मार्केट में, वो सेफ रहना है उससे। डाइट के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक कि जो है एक्सरसाइज है, जो रमज़ान शरीफ में बाय डिफ़ॉल्ट एक इंसान से कराई जाती है, क्योंकि 20 रकात तरावी पढ़ना, उसके बाद में पूरे जो है सुन्नतों का, नवाफिल के नमाज़ों का एहतमाम होता है। अगर ये सब करेंगे तो शायद आपको वॉकिंग करने की ज़रूरत है, रमज़ान में इसको गैप दे सकते हैं। आपकी इबादत खुद एक एक्सरसाइज की शक्ल इख्तियार कर लेती। तो एक्सरसाइज का शायद रोल ये गर्मियों में निकल के जिम जाना कैन बी डेंजरस, डिहाइड्रेशन होता, इबादत भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती। अगर अपन लोग रेगुलर पूरे सुन्नत नवाफिल करेंगे तो 100 टाइम्स तो नीचे बैठ के उठना पड़ता है, उतने स्क्वाट्स हो जाते, एक्सरसाइज फेयर इनफ। एंड ये नॉर्मल लोगों के लिए है, लेकिन अगर किसी को शुगर है और अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, उन्हें क्या करना? किसी को शुगर है, उन्हें रोज़ा रह गया, रोज़ा तो रहना चाहिए भाई, फ़र्ज़ है, लेकिन अब उन्हें रोज़ा रह रहा, दोपहर तक उसको थरथरी हो रही, शुगर डाउन हो जा रहा, बेहोश हो जा रहा, सिचुएशन ऐसा आ रहा तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा या रोज़ा तोड़ना पड़ेगा। इससे बचने के लिए शुगर के जो भी मेडिसिन है, आई थिंक हर शुगर का पेशेंट रमज़ान में सुबह का मेडिसिन आधा कर दिया तो काम चल जाएगा। एटलीस्ट हाई शुगर होने से कोई नुकसान नहीं होता है। हाई शुगर होने से इंसान की जान नहीं जाती है लम्हे में, हाई शुगर होने से इंसान बेहोश नहीं होता। हाई शुगर के प्रॉब्लम्स कई सालों में होके नजर आते हैं, लेकिन लो शुगर अब हो गया तो अभी प्रॉब्लम आ जाता है। इट्स एन इमरजेंसी।
हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लो हो जाना, तो मॉर्निंग शुगर के लोग हाफ करना। सेकंड, रमज़ान शरीफ में बॉडी जब अकस्टम हो जाती, जिसको बीपी है, वो लोग का नॉर्मल ब्लड प्रेशर ही एक 10 पॉइंट नीचे आ जाता है। जो लोग रेगुलर रोज़ा रहते हैं हफ्ते के 2 मरतबा, मंडे एंड थर्सडे, उन लोगों का बीपी नॉर्मल से लो रहता है, क्योंकि उनका बॉडी का मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है, उन लोगों को स्ट्रेस में रहता है। रोज़ा रहना स्ट्रेस को भी दूर करता है। तो हाइपरटेंशन के लोग मेरे ख्याल से 10 दिन के बाद अपना बीपी रोज़ मॉनिटर करना। चांसेस ये बहुत ज़्यादा है कि इफ्तार से पहले बीपी लो हो जा रहा, चक्कर आ जा रही, गिर जा रहे, लोग शॉपिंग करते करते हलीम की लाइन में ठहरे ठहरे गिर जा रहे हैं क्योंकि बीपी लो हो जा रहा। तो ब्लड प्रेशर के लोग भी आई थिंक रमज़ान में अगर सुबह की गोली है तो उसकी आदि करना 10 दिन के बाद बेनिफिशियल रहता, लेकिन चेक कर ले एक बार बीपी लो हो रहा या नहीं हो रहा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद बिलखुसूस किडनी पेशेंट्स, डायलिसिस पेशेंट्स तो रोज़ा रहते ही हैं, क्योंकि किडनी पेशेंट को पानी कम पीना पड़ता है। आई थिंक एनीबॉडी रोज़ा रह सकता है। रही बात आप लोगों का पर्सनल, अब छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, रोज़ा कैसा रहेंगे, जैसा मैं बताया, आपकी जज्बात है, आपकी कैफियत है। मैं पहली बार 7 साल की एज में रोज़ा रहा था, और हर किसी का अपना अपना कैपेसिटी रहता, हर किसी का अपना अपना ब्रॉटअप रहता। तो कोशिश तो करना है कि हो या ना हो, कोशिश करना है। वो पहले के लोग बोलते थे कि जो है हाफ रोज़ा रहो, जोहर तक रहो, असर तक रहो, वो टेक्निक भी अपना सकते हैं। स्टेमिना बिल्डअप होने के बाद आखिरी दहे में रह सकते हैं पूरा। बाज़ लोग बोलते हैं कि जो है डुप्लीकेट रोज़ा रहो, पानी पीते हुए रोज़ा रहो, पता नहीं क्या तक वो बात सही है, मैडम बताएंगे वो। बट रोज़ा रहने की कोशिश तो सबको करना चाहिए, क्योंकि फ़र्ज़ है। आप रोज़ा रहेंगे, आप आपकी कोशिश मैक्सिमम करेंगे, इसके बाद भी नहीं हो रहा तो अल्लाह ताला की मदद आती है। वो मदद देखना है तो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक टच करना पड़ता है। अगर आप आपका मैक्सिमम टच नहीं करें तो अल्लाह ताला की मदद उतरती ही नहीं है। अल्लाह ताला की मदद उतरने का सबसे बड़ा ज़ाब्ता है कि आप आपका 100% दे देना, उसके बाद में ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन, बस तो बहुत कर ले, यहाँ से मेरा काम है बोल के बंदा जो है ख़त्म होता है और खुदा वहाँ से शुरू होता है। तो आई थिंक ये बातें से और कुछ बोलना है क्या? किडनी पेशेंट है, अगर डायलिसिस पेशेंट को रोज़ा सबसे ईजी है। जितने पेशेंट्स डायलिसिस पे है उनको रोज़ा रहना सबसे ईजी है। पता है क्यों? डायलिसिस पेशेंट को दिन में 1 लीटर पानी पीना पड़ता है। और जब से अपना डिस्कशन पानी पे चल रहा था कि नॉर्मल आदमी को ज़्यादा पानी पीना चाहिए, डायलिसिस पेशेंट को कम पानी पीना चाहिए। हम लोग रोज़ पेशेंटों को बोल बोल के थक जाते डायलिसिस पेशेंट को, भाई पानी कम पी। हर डायलिसिस में 3 लीटर निकालना पड़ रहा, 4 लीटर निकालना पड़ रहा बॉडी में से, पानी कम पी कम पी। यहाँ अब तो अल्लाह का हुक्म भी आ गया, तो रोज़ा रहे भाई, पानी कम पी। तो डायलिसिस पेशेंट को रोज़ा रहना आई थिंक सबसे ईजी है। एंड डायलिसिस पेशेंट रोज़ा ना सिर्फ रह सकता है बल्कि डायलिसिस भी करा सकता है। दिन में अगर आपका डायलिसिस है तो रोज़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि डायलिसिस में सेलाइन, नॉर्मल सेलाइन दिया जाता है, कभी डेक्सट्रोज दिया जाता है, कभी मल्टीविटामिन का इंजेक्शन दिया जाता है, कभी एरिथ्रोपोइटिन जैसे इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये सब कैलोरीज में काउंट होते हैं। तो आई थिंक रोज़ा रहना गलत है वो। बट कई उलमा ने लिखा है कि रह भी सकते, प्रॉब्लम उनकी नॉलेज नहीं होंगी, क्योंकि डायलिसिस पर से का मतलब ये है कि खाली बॉडी में से यूरिया क्रिएटिनिन निकाल रहे हैं। डायलिसिस में वैसा नहीं होता, निकालते भी हैं डालते भी हैं, इट गोज दैट वे ऑल्सो। वरना डायलिसिस मशीन बहुत कुछ निकाल देता है, आदमी वीक हो जाता है। ये नहीं होने के लिए हमारे को रिटर्न में सेलाइन देना पड़ता, डेक्सट्रोज देना पड़ता, मल्टीविटामिन इंजेक्शन देते हैं। तो दिन में डायलिसिस है तो नहीं होता, बट उसका ख़ज़ा तो फ़र्ज़ है। डायलिसिस पेशेंट अगर रोज़ा नहीं रह रहा तो डेफिनेटली गुनाह कर रहा होने, मैं समझता हूँ। मैं हर साल वीडियो बनाता हूँ इसके ऊपर, ये बार यहाँ से ही कट कर देंगे। बट डायलिसिस पेशेंट दिन में डायलिसिस हो रहा तो रमज़ान के बाद तो उन्हें ख़ज़ा करना ही करना, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट। एंड अगर आप डायलिसिस पे रोज़ा रहेंगे तो रात में डायलिसिस करा सकते हैं, तो आपके 30 के 30 रोज़े पूरे हो सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। और डायलिसिस पेशेंट्स अपने गोलियों को भी मॉडिफाई करना, क्योंकि डायलिसिस के दिन कई सारे गोलियां अवॉइड करना पड़ता है, खासतौर से बीपी के गोलियां, वरना बीपी डाउन हो जाता है डायलिसिस में, तो वो भी केयरफुल रहना है। और कुछ अरे कुछ क्वेश्चन है क्या? अरे वन साइड बोले मेरे को मज़ा नहीं आता, मेरे को कुछ सवाल है क्या? जो शुगर पेशेंट्स है फ्रूट्स कैसा खाना, क्या इस्तेमाल करना? आम तौर पे
शुगर के पेशेंट्स को कहा जाता है कि आप स्वीट फ्रूट्स अवॉइड करो, बट रमज़ान में खजूर एक स्वीट फ्रूट है, सुन्नत भी है, खाना भी है, शुगर भी है, क्या करूँ मैं? तो मैं समझता हूँ कि स्वीटनेस फ्रूट अगर ड्राई हो गया तो इजी हो जाता। ड्राई खजूर खाना, वो मार्केट में कीनिया के खजूर मिलते हैं, उसको एक खाए तो बस से, अदरवाइज वो सूख के शादियों में फेंकते देखो। वो वो खजूर आई थिंक प्रैक्टिकल रहते हैं, उसमें शुगर कम रहती है, सुन्नत की सुन्नत, खजूर का खजूर, और शुगर की सेफ्टी वो ड्राई खजूरों में ज्यादा है। और ये सेम रूल किडनी पेशेंट्स को भी अप्लाई होता है, क्योंकि खजूर में बहुत ज़्यादा पोटेशियम रहता है, एंड किडनी पेशेंट्स पोटेशियम वाले फ्रूट्स अवॉइड करना है। तो खजूर की बात। सेकंड, ग्रेप्स। ग्रेप्स खा सकते हैं, बट अगेन क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम खाली ग्रेप्स खा रहे हैं या फिर जो है खाली जो है वाटरमेलन खा रहे हैं, ये सब जो है सेफ है, बट अगेन इसमें जो है शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, शुगर कैन गो अप, तो इसको भी जो है लिमिटेड क्वांटिटी में खाना इंपॉर्टेंट है। बाकी के फ्रूट सेफ है। ये सीजन में सबसे डेंजरस फ्रूट है मैंगो। मैंगो मेवों का सरदार है, लेकिन शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत डेंजरस है। डायलिसिस पेशेंट्स के लिए तो पॉइजन है बाज़ाब्ता, पोटेशियम एकदम हाई चले जाता, लाइफ चलेगी कई लोगों की मैंगो खाते खाते। तो मैंगो इतना मीठा मेवा है, बाजू को जान भी लेके छोड़ता हूँ, तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। बच्चे लोग खा सकते हैं, बट शुगर पेशेंट्स मैंगो अवॉइड करें। और ये जो चीकू सपोटा बोलते हैं, इसको भी अवॉइड करना इंपॉर्टेंट है। बाकी के फ्रूट्स खा सकते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में, देयर इज नो प्रॉब्लम। और ये मॉर्निंग में बनानास भी जो है कल्चर है अपने पास, शहरी में बनाना खा रहे हैं, बनाना भी शुगर के पेशेंट अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें भी शुगर कंटेंट बहुत हाई रहता। इफ्तार में एक दो पीस ऐसा कट करा हुआ बोले तो खा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। एक महीना इधर उधर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। या मैडम, मैडम को माइक दो। सॉल्ट के बारे में समझने के जो किडनी पेशेंट्स रहते हैं, जैसे कि स्टोन्स वगैरह रहते हैं, लोग को आजकल नॉर्मल हो गया कि पिंक सॉल्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करना बोल के बोल रहे हैं। तो अगर पिंक सॉल्ट हम लोग यूज़ करेंगे तो कितना फ़ायदा है उसमें किडनी के पेशेंट के लिए खास तौर पे। फिर और एक ये सवाल है कि अगर हम रेगुलरली पिंक सॉल्ट यूज़ करेंगे तो फिर आयोडीन नहीं रहता शायद पिंक सॉल्ट में, तो आयोडीन कम हो जाता। तो आयोडीन ये है कि पिंक सॉल्ट कितना फ़ायदेमंद है व्हेन कंपेयर टू नॉर्मल सॉल्ट। एंड सेकेंड थिंग, सॉल्ट इस्तेमाल करने से स्टोन्स बनते हैं, बोलते हैं ना, स्टोन्स बनते हैं। दो क्वेश्चन है इसमें। पहली चीज़ तो यह है कि पिंक सॉल्ट, देखो मैडम क्या है ना, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ। अब ये साइंटिफिक डिस्कशन कर सकते हैं, पिंक सॉल्ट रेगुलरली मार्केट में मिलता ही नहीं है। अब वो सॉल्ट को इतना तलाश करके लेके आना रोज़मर्रा ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं है। उसमें ज़्यादा फ़ायदा नॉर्मल सॉल्ट के मुकाबले नहीं है। सोडियम कंटेंट ज़रा सा कम है, 10% कम है, दैट्स ऑल। लेकिन प्रैक्टिकल क्या होता बताता हूँ, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है किताबों में, और जैसा आप बोले कि जो है पिंक सॉल्ट में सोडियम कम है, किडनी पेशेंट्स पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करना, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल आता है पिंक सॉल्ट से, सब लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट बताता हूँ। पेशेंट को बोले हम पिंक सॉल्ट, पेशेंट बहुत खुश हो गए, वाकई डॉक्टर साहब पिंक सॉल्ट में सोडियम कम है। नॉर्मली मैडम घर में खाना पकाते थे, सालन में डालते थे 4 चमचे, पिंक सॉल्ट डाले 4 चमचे, टेस्ट ही नहीं आ रहा। अरे इसकी तो क्या करना, 8 चमचे डाल रहे, सोडियम हो रहा है 1 चमचे में 10% का, वो 8 चमचों में कितना की बढ़ जाता है, कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता। प्रैक्टिकल पॉइंट्स बता रहा हूँ कि जो है नॉर्मल सॉल्ट जो 2 चमचे या 4 चमचे डालते थे, पिंक सॉल्ट वो सेम क्वांटिटी में डालेंगे, टेस्ट आएगा 0। और डालेंगे यहाँ पे सॉल्ट इतना डाले तो भी टेस्ट आ जाता है। यहाँ पे तो पिंक सॉल्ट, कौन कौन पिंक सॉल्ट देखे यहाँ पे? अच्छा देखिए, ये नंबर है, 10% लोग भी नहीं है जो पिंक सॉल्ट देखे हैं। एक 8-10 हाथ उठ रहे हैं जो पिंक सॉल्ट देखे हैं। पिंक सॉल्ट रेती की वैसा दिखता, बिल्कुल सैंड, रोड पे से लाके डाले सर का दिखता है। इसमें नहीं, मैं बोल रहा हूँ, लोग इस्तेमाल करके आके बोले मेरे को, क्योंकि प्रैक्टिस में हो, बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट। तो नॉर्मल सॉल्ट से ज़्यादा डालते हैं। सेकेंड थिंग जो है, डालने में डिफ़िकल्टी होती है। एंड सिर्फ 10% सोडियम कम है, 10% में ज़्यादा फर्क नहीं गिरता है। 1 ग्राम सॉल्ट में जो है 17 मिली इक्विवेलेंट सोडियम रहते हैं।
इसमें जो है रफली 13 या 14 मिलीग्राम सोडियम रहते हैं, ये कोई फर्क नहीं गिरता। एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि टेस्ट नहीं आता, तो टेस्ट के लिए बढ़ के डालना शुरू करते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि इसका फायदा इंसान को दिखता है आफ्टर 6 to 8 months। तो रेगुलरली यूज करना भी बहुत डिफिकल्ट है। नॉर्मल जो सॉल्ट लगता था डबल का, महंगा भी 3-4 गुना, मिलता कॉमनली नहीं, टेस्ट भी आता नहीं। एंड लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, किडनी पेशेंट्स जो पिंक सॉल्ट यूज करते हैं उनका पोटेशियम हमेशा हाई रहता, क्योंकि पिंक सॉल्ट में सोडियम की जगह पोटेशियम है। पोटेशियम पोटेशियम पॉइजन है। पिंक सॉल्ट अगर नॉर्मल इंसान यूज करा हेल्थ बेनिफिट्स के वास्ते हफ्ते में 1 या 2 बार, आई थिंक फायदेमंद है। किडनी पेशेंट्स शुड नॉट यूज पिंक सॉल्ट, क्योंकि उसमें पोटेशियम है। किडनी पेशेंट की डाइट में बोलते हैं कि सोडियम कम करो, पोटेशियम कम करो, पानी लिमिट करो, प्रोटीन लिमिट करो। तो अपन पोटेशियम लिमिट कर रहे हैं, नारियल पानी को पॉइजन बोल रहे हैं, पिंक सॉल्ट डाल दे रहे हैं, पूरा सोडियम के साथ पोटेशियम लगा हुआ है। तो पोटेशियम रिप्लेसमेंट इज नॉट गुड। अक्सर जो क्लिनिक में हम देखते हैं कि भाई आपका पोटेशियम हाई है, तो देखते हैं पूरे मेडिसिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, डाइट तो बराबर कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। फिर पूछे मैडम से, मैडम नमक क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, बोलते कि सेंधा नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, वही आंसर है। तो पिंक सॉल्ट का ज़्यादा फायदा प्रैक्टिकल सिनेरियो में नहीं है। एंड आयोडीन का पॉइंट तो आप दे दिए हैं ऑब्वियसली। रही बात स्टोन्स, किडनी सोडियम को बॉडी के बाहर निकालती है, जैसा मैं अभी सुनाया आपको कि इसको पानी में मिला के घोल के बाहर निकालती है। लेकिन अगर पानी कम होना शुरू हुआ तो सोडियम जमा हो जाता है। हर चीज का एक स्टेट रहता है, स्टेट यानी उसकी रियल शक्ल रहती है। रियल शक्ल जिब्रील अलैहिस्सलाम की दया कल्बी नहीं है, इंसानी शक्ल में आ रहे हैं। रियल शक्ल क्या है क्या हमारे को मालूम ही नहीं है, कुछ तो नूरी शक्ल है। लेकिन इसी तरह वाटर के भी 3 शक्ल है। एक स्टीम, इसको गैसियस स्टेट बोलते हैं। सेकेंड वाटर, लिक्विड स्टेट बोलते हैं। थर्ड सॉलिड, इसको सॉलिड स्टेट बोलते हैं, आइस हो जाता है। लेकिन इसका रियल शक्ल क्या है वाटर की? वाटर की रियल शक्ल क्या है? हाँ, क्या कहते हैं? लिक्विड स्टेट उसकी रियल शक्ल है। इसी तरह सोडियम का रियल जो शक्ल है वो सॉलिड स्टेट में रहता है, लेकिन पानी में डिजॉल्व होकर किडनी इसको बाहर निकालती है। और अगर रमज़ान या फिर डिहाइड्रेशन, जब आपके बॉडी में पानी की क्वांटिटी कम हो गई एंड देन जो है आपका सोडियम का कंटेंट बढ़ गया, तो वो डिजॉल्व नहीं होता। मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकल। ये ग्लास है, एक ग्लास में अब लोग जो है इतना पानी है, आधी ग्लास के नीचे पानी है और ऊपर खाली है। यहाँ पे ऊपर हम लोग डाले 1 स्पून सॉल्ट डाले अंदर। 1 स्पून सॉल्ट डालने के बाद जब इसको मिक्स करेंगे तो क्या ये मिक्स हो जाएगा? हाँ, यहाँ पे 1 स्पून सॉल्ट डाले, पानी में मिक्स करें, घुल जाता या नीचे जम जाता? क्या बोलते हैं आप? नहीं यार, वो घुल जाना चाहिए, ऐसा कैसे? 1 सॉल्ट टू मच, 1 चमचा आप लोग नमक नहीं देंगे फिर घुल जाता है। लेकिन अगर एक ग्लास में, वही ग्लास है, इमेजिन वही ग्लास है, उतना ही पानी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून, 4 स्पून, 5 स्पून, 6 स्पून, 7 स्पून, 8 स्पून, 9 स्पून, 10 स्पून सॉल्ट डाल दे रहे हैं और इसके बाद में इसको आके मिक्सर के साथ मिक्स करना। क्या ये मिक्स हो जाता? नहीं। क्या होता? नीचे जमा हो जाता, नीचे जमा हो जाता। यही कॉन्सेप्ट है स्टोन का। जब बॉडी में ये एक्सेस सोडियम आ जाता, एक्सेस सॉल्ट का इस्तेमाल हो रहा, एक्सेस जो है यूरिक एसिड जमा हो रहा, एक्सेस फास्फोरस जमा हो रहा, तो ये जो है बॉडी में किडनी के अंदर जम जाता है, इसको स्टोन बोलते हैं। तो आई थिंक दैट इज द आंसर कि ज़्यादा सोडियम जो सॉलिड स्टेट उसका रियल शक्ल है, ज़्यादा सॉल्ट लेने से जमा हो जाता और वो स्टोन बन जाता। अब ये स्टोन बन गया, करना क्या है अपने को? अब ये स्टोन निकालने का है। क्या करना है? क्या ऑप्शन है अपने पास? क्या ऑप्शन है? इसको निकालना है यहाँ से।
क्या ऑप्शन है हमारे पास अब? क्या है, क्या ऑप्शन है भाई? निकालना है इसको। एक ऑप्शन ये है कि सीधा सीधा जाना, इसको पकड़ना, निकाल लेना, इसको सर्जरी बोलते हैं, निकाल लेना। सेकंड ऑप्शन ये रहता कि ये सोडियम का जो इंटेक है आपका, इसको कम करते जाना, इसको कम करते जाना, बैक टू 1 पे आना, मैक्सिमम जितना हो सकते है उतना सोडियम का इंटेक कम करना, और ये बॉडी में जो पानी है इसका कंटेंट बढ़ा देना, यहां तक फुल करना बॉडी को, ओवर हाइड्रेट करना बॉडी को। 1 स्पून और बॉडी में जब पानी बढ़ जाता है तो फिर वो डिसॉल्व हो जाता है। तो ये स्टोन का ट्रीटमेंट का जो राज है ये है कि बॉडी में पानी बढ़ाना है, और जिस चीज का स्टोन बन रहा है उसका कंटेंट कम करते चले जाना है। ये मेडिकल ट्रीटमेंट है। सर्जिकल ट्रीटमेंट ये है कि हाथ डाल के डल्ले को निकाल के बाहर फेंक दो। दिस आर द 2 ways। आई थिंक इट्स ओके। ठीक है मैडम।